नमस्कार। 29 जुलाई की शाम आप है मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। की पहली खेप आज अंबाला वायुसेना केंद्र पहुंचेगी। देश में लगातार दूसरे दिन 5 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने एक निश्चित सीमा में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और मास्क निर्यात की मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे। प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण, ऋण सहयोग और प्रभावी वितरण तथा वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के उपायों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श होगा। बैंकिंग क्षेत्र, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित स्थानीय निर्माण इकाइयों को वित्तीय सुरक्षा और सहयोग देकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 रफाल जेट लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला पहुंचेगी। 1 सीट वाले 3 और 2 सीट वाले 2 विमानों के इस बेड़े को हरियाणा के अंबाला वायुसेना केंद्र में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। फ्रांसीसी विमानन कंपनी दसो द्वारा निर्मित लड़ाकू विमानों ने सोमवार को दक्षिणी फ्रांस के बोर्डो में मैरिग्नैक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी थी। ये 5 विमान 2016 में भारत द्वारा 59,000 करोड़ रुपए के अंतर सरकारी सौदे में फ्रांस से खरीदे गए। भारत द्वारा 59 करोड़ रुपए के अंतर सरकारी सौदे में फ्रांस से खरीदे गए 36 विमानों का हिस्सा है। ये विमान बीच में ईंधन भरने के लिए केवल एक स्थान पर संयुक्त अरब अमारात स्थित फ्रांसीसी वायु केंद्र पर रुकते हुए फ्रांस से भारत की लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने कहा कि 10 विमानों की डिलीवरी तय समय पर पूरी हो गई है, लेकिन 5 विमान प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में रहेंगे। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक समय पर पूरी हो जाएगी। संयुक्त अरब अमारात में कल दफरा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले राफेल लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर आसमान में ही ईंधन भरकर भारत की तरफ अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा किया। अपने दूसरे चरण में राफेल अल दफरा हवाई बेस से उड़ान भर के भारत पहुंचेगा। भारतीय वायुसेना ने राफेल की भारत यात्रा में सहयोग के लिए फ्रांस की वायुसेना के समर्थन की सराहना की है। राफेल, किचैर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल समेत अन्य घातक हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को स्तब्ध करने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ देश में लाए जा रहे हैं। इनमें इस्राएली हेलमेट युक्त डिस्प्ले, अत्याधुनिक रडार और कम बैंड के जैमर प्रणाली शामिल है। भारतीय वायुसेना ने अपनी जंगी बेड़े में राफेल को जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी विकसित कर लिया है। भारत में लगातार दूसरे दिन 5 लाख से अधिक नमूनों की कोविड-19 जांच की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कुल 5,15,000 नमूनों की जांच की गई। कोरोना संक्रमण की जल्दी पहचान और रोगियों को अलग करने की दिशा में जांच पहला महत्वपूर्ण कदम है। देश में जांच नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया गया है। अब तक 1,73,00,000 नमूनों की जांच की गई है। फिलहाल 10 लाख की जनसंख्या में 12,562 लोगों की जांच की जा रही है। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 अत्याधुनिक जांच केंद्रों से भारत में जांच की क्षमता को और अधिक बल मिला है। देश में 1,310 प्रयोगशालाओं के साथ जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क और सशक्त हो गया है। इनमें सरकारी क्षेत्र की 905 और निजी क्षेत्र की 450 प्रयोगशालाएं हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन की पूर्णबंदी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य में प्रत्येक सप्ताह 2 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया जाएगा।
लॉकडाउन ज्यादातर शनिवार और रविवार को लागू किया जाएगा। राज्य में अगली पूर्णबंदी कल बृहस्पतिवार को लागू होगी। इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक और निजी परिवहन बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप खोले जाने की अनुमति दी गई है। खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी के अलावा अदालत, खेती-बाड़ी, चाय बागान से संबंधित कार्य, राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में सामानों की आवाजाही की भी अनुमति दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई और मास्क की निर्यात नीति में संशोधन किया है। नई नीति के अंतर्गत 2 और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क और चश्मे अब कुछ निश्चित सीमाओं के साथ निर्यात किए जा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क के लिए 4 करोड़ का मासिक निर्यात कोटा तय किया है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले चश्मों की मासिक निर्यात सीमा 20 लाख की होगी। सरकार ने देश से फेस शील्ड के निर्यात पर पाबंदी भी हटा ली है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में अभी एक सप्ताह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे। प्राचीन नगर अयोध्या में ऐतिहासिक समारोह की तैयारियां जोरों पर है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की मिट्टी और जल को आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु भेजे जाने की तैयारी है। कृष्ण की नगरी मथुरा में लोग विशेष रजत शिला पूजन कर रहे हैं, जिसमें कल स्थानीय सांसद हेमा मालिनी ने भी ऑनलाइन रहकर पूजा की। इस शिला और ब्रज के पवित्र कुंडों का जल अयोध्या जाएगा। पौराणिक नगरी चित्रकूट में भी संतों और धर्मगुरुओं ने ऐतिहासिक भरतकूप का जल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास को भेजा है। कल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करके परिजनों और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल और अपने गुरु की तरफ से 6,06,000 रुपए का आर्थिक योगदान भी मंदिर निर्माण के लिए दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के दूरदराज के इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मौसम विभाग ने पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के बाद स्थिति बिगड़ी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 36 लोगों की जान गई है। कई सड़कें टूट जाने से वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। गंडक, बागमती और कोसी नदी में आई उफान के बाद 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई है। दरभंगा में 12 लाख लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। 3 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत शिविर में 25,000 लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 808 सामुदायिक रसोई के जरिए 40,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी बीच 25 प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपए की सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राहत शिविरों में ही प्रभावित लोगों की सूची बनाई जा रही है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की थी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दुनिया में बाघों की कुल संख्या का लगभग 70% हिस्सा देश में है और भारत जंगली जानवरों की प्रजातियों के प्रभावी संरक्षण में दुनिया का नेतृत्व करता है। उन्होंने कहा कि बाघ प्रकृति का एक अनमोल रत्न है और इसकी उपस्थिति यह दर्शाती है वन अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे, जो अब बढ़कर 50 हो गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हर सहायता देने के लिए तैयार है। टाइगर रेंज वाले देशों के शासन अध्यक्षों ने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था।
इस संबंध में 2010 में देशों ने बाघ संरक्षण संबंधी सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पानी और चारा वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में बाघों की संख्या बढ़ाना है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।